Hello everyone. Today we are going to continue with our GST series that we started in the last video, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी. इसमें भी हम वही कंटिन्यू करेंगे, कुछ न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे GST के इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग. और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया से. जेनेसिस का क्या मतलब है कि इंडिया में जीएसटी की स्टार्ट कहाँ से हुई. देखिए, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये आइडिया होगा कि 2017 में लागू हो गया था जीएसटी हमारे यहाँ, ठीक. लेकिन उसकी हिस्ट्री बहुत पहले से चली आ रही है. तो वो हिस्ट्री क्या है, उसमें मेन जो क्रोनोलॉजी है उतनी हमें पता होनी चाहिए. तो वो देख लेते हैं. तो देखिए, 2000 से इसकी स्टार्ट हुई थी. 2000 में क्या हुआ, हम लोग के प्राइम मिनिस्टर तब कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब हम लोग के प्राइम मिनिस्टर थे. और उन्होंने पहली बार उनको ये जिक्र उन्होंने जीएसटी का किया. एक कमेटी बनाई थी उन्होंने, और उन्होंने उस कमेटी से कहा कि आप लोग ये पूरा इंश्योर करो कि क्या हमारी कंट्री में अभी जीएसटी की कोई आवश्यकता है या नहीं है. कमेटी का नाम क्या था, विजय केलकर टास्क फोर्स. ठीक है, विजय केलकर टास्क फोर्स क्यों नाम था, क्योंकि जो कमेटी लीड कर रहे थे, हेड कर रहे थे, वो कौन थे, डॉक्टर विजय केलकर. इसीलिए उनके नाम पे विजय केलकर टास्क फोर्स कमेटी का नाम था. और इस कमेटी ने 2004 में ये रिकमेंड किया कि इंटीग्रेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू द फॉर्म ऑफ जीएसटी इन इंडिया इज स्ट्रांगली रिक्वायर्ड. ठीक है, इन लोगों ने क्या कहा, देखो 2000 में प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई थी और उन्होंने कहा था कि आप पता करिए कि क्या हमारी कंट्री में जीएसटी का जीएसटी की कोई रिक्वायरमेंट है, जीएसटी मॉडल ले आने की ज़रूरत है, अगर है तो कैसा मॉडल होना चाहिए. जिसका रिप्लाई इन लोगों ने 2004 में विजय केलकर टास्क फोर्स कमेटी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, इन लोगों ने रिकमेंड किया था कि इनडायरेक्ट टैक्स को कंसोलिडेट करके, इंटीग्रेट करके जीएसटी मॉडल इंडिया में ले आना काफ़ी ज़रूरी है. अब देखो, 2000 में प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी. एनडीए की गवर्नमेंट थी. 2004 में विजय केलकर टास्क फोर्स ने क्या हुआ, इन लोगों ने रिकमेंड किया कि जीएसटी की ज़रूरत है. अब 2004 में एक और चीज़ हुई थी, गवर्नमेंट चेंज हो गई थी और इसके बाद यूपीए गवर्नमेंट आ गई थी और फिर हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए थे, हम लोगों के डॉक्टर मनमोहन सिंह उसके बाद हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर हो गए थे. ठीक है, तो अब 2004 से ऑब्वियसली कुछ चेंजेस होंगे, गवर्नमेंट चेंज होती है तो आपके ये सारी पैटर्न्स भी चेंज हो जाते हैं. तो देखिए, अच्छा, ऑल्दो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, बस उसमें क्या हुआ था, एक ही इसमें आपको बस एक पॉइंट देखना है, जब तक उनकी गवर्नमेंट रही 10 साल की, उसमें 2006 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम, पी चिदम्बरम जी उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये प्रॉपर अनाउंस किया था कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी इंडिया में लागू हो जाएगा. लेकिन हम सबको पता है कि ऐसा नहीं हो पाया किसी कारणवश. अब वो कारण हमें उस टाइम के नहीं जानने हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, हमें बस जितनी मेन चीज़ें पता होनी चाहिए कि 2000 में पहली बार बात हुई थी. 2004 में विजय केलकर टास्क फोर्स ने रिकमेंड कर दिया था कि इंडिया में जीएसटी मॉडल की रिक्वायरमेंट है. 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उस टाइम पी चिदम्बरम सर थे, उन्होंने कहा था कि हम 1 अप्रैल 2010 से इंट्रोड्यूस कर देंगे इंडिया में जीएसटी, जो कि नहीं हो पाया. इसके बाद कट टू 2014 में दोबारा से बीजेपी गवर्नमेंट आ गई थी और तब से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, सबको पता है. तो इनकी गवर्नमेंट आते से ही ये तुरंत ही ट्राई करने लगे कि अब जीएसटी हमें बिल पास करवा देना है. अच्छा, कोई भी जब बिल होता है, कोई भी आप नई चीज़ ले आते हो, कोई नया बिल ले आते हो, कि कोई प्रस्ताव ले आते हो, तो आप उसको लॉ कैसे बनाते हैं या वो एक्ट कैसे बनता है, पहले आप उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं बिल को. लोकसभा जब पास कर देती है मेजॉरिटी से, फिर वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा पास कर देती है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है. अगर प्रेसिडेंट ने भी उसको मंजूरी दे दी है, तब आपका बिल फाइनली एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है. ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लोकसभा में पास हो गया, इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा ने बिल पास किया है 6 मई 2015 को लोकसभा में बिल पास हो गया था. 3 अगस्त 2016, देख रहे हो कितने टाइम के बाद, राज्यसभा ने पास किया था विद सर्टेन अमेंडमेंट्स. एक्चुअली पहले क्या हुआ था ना, राज्यसभा ने बिल में बहुत सारे चेंजेस बताए थे, तो वो बिल बैक एंड फोर्थ फिर से वापस गया लोकसभा में, फिर वहाँ पे चेंजेस वगैरह किए गए, फिर दोबारा से राज्यसभा में प्रेजेंट किया गया, तो फाइनली पास हो गया था. 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पास हो गया था. और फाइनली प्रेसिडेंट ने भी अपना मंजूरी दे दी थी, कब, सितंबर 8, 2016. ये डेट्स थोड़ी बहुत याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आपको दे रहे हैं तो ये सारी डेट्स पूछ लेता है. ठीक है,
8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने भी अपना सिग्नेचर कर दिया और फाइनली 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इन्फोर्स हो गया था, लागू हो गया था। इसका क्या मतलब है, 1 जुलाई को अगर आपने जो भी बिल आपको मिला होगा ना किसी भी चीज़ का, उस पर वैट नहीं लगा होगा, उस पर जीएसटी लगा होगा, ठीक है, लागू हो गया था कंट्री में। ये बात हो गई किसकी, कि पीछे की हिस्ट्री क्या रही है जीएसटी की। अब ज़रा हम बात करते हैं कुछ मेन चीज़ों की। अच्छा, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली। एक बिल कौन सा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, 122वां बिल था, 122nd बिल था, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, 101st। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई होप आप लोग समझते हो, हम लोग का जो संविधान है भारत का, कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 का बना हुआ है, उसमें लगातार कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं। तो जीएसटी कौन से अमेंडमेंट में आया था, 101st अमेंडमेंट में आया था। अमेंडमेंट बिल तो नहीं पूछता है उतना, बट फिर भी याद होना चाहिए, पूछ सकता है कभी एग्जाम में, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो याद होना चाहिए, 101वें अमेंडमेंट में आया था। अच्छा, अब अमेंडमेंट के पहले कुछ आर्टिकल्स दूसरे रहे होंगे, अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गए हैं तो कुछ आर्टिकल्स चेंज हो गए हैं। तो जो 3 मेजर आर्टिकल्स हैं हम उनकी बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 246A से, जो कि पहले क्या हुआ करता था, आर्टिकल 246 हुआ करता था, अब आर्टिकल 246A हो गया है। तो आइए इसको देखते हैं ज़रा, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। Parliament has exclusive power to make laws with respect to GST where the supply of goods or services takes place in the course of interstate trade। ठीक है, इंटरस्टेट, देखो अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, बस इतना बोला है कि जहाँ भी इंटरस्टेट ट्रेड होगा वहाँ पे पावर किसके पास है लॉ बनाने की, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट के पास क्यों, देखो अपना फेडरल लॉ चलता है, सेंटर भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक। तो अगर आप कोई इंटर स्टेट ट्रेड कर रहे हो, इंटर स्टेट ट्रेड का मतलब होता है बिटवीन टू स्टेट्स, मतलब कि मान लीजिए आप अपने गुड्स सप्लाई करते हैं मुंबई से इंदौर, ठीक है, मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है, इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो आप महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट बोलेंगे, ठीक है, नॉट विद इन द स्टेट बट बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट्स। जब भी 2 अलग अलग स्टेट्स इन्वॉल्व होंगी सप्लाई में, तो उसमें रूल्स कौन बनाएगा, लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो लॉ बना सके। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, द इंट्रा स्टेट ट्रेड। इंट्रा स्टेट ट्रेड का मतलब क्या, विद इन अ स्टेट मतलब क्या, कि आप लखनऊ से कानपुर ट्रेड कर रहे हो, लखनऊ भी उत्तर प्रदेश में है और कानपुर भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक, मतलब कि क्या हो गया, विद इन अ स्टेट। भोपाल से इंदौर दोनों ही मध्य प्रदेश में है, समझ गए ना, विद इन अ स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट एक ही स्टेट में, इंटर स्टेट 2 अलग अलग स्टेट में। बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आगे बार बार आता रहेगा भी, इंटर स्टेट आता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इंट्रा स्टेट ट्रेड कर रहे हो तो क्या होगा, नाउ इट कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं इस पे। इंटर स्टेट था तो कौन बना सकता था, पार्लियामेंट, मतलब कि सिर्फ सेंटर, और इंट्रा स्टेट के केस में सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। वाइल इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज एक्सक्लूसिवली अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट जुरिस्डिक्शन, जो कि हमने ऊपर देख लिया था, ठीक है। सीधी सी बात है, हमें पता चल गया, जब इंट्रा स्टेट होगा तो लॉ कौन बना सकता है, सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। और जब इंटर स्टेट होगा मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास ये पावर है कि वो लॉ बना सके। ये बात कौन करता है, आर्टिकल 246A। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 269A पे, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जीएसटी on supplies in course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by the government of India। ये बात हमें ऊपर पता चल गई थी, क्या वही बात रिपीट कर रहे हैं ना, कि इंटरस्टेट ट्रेड पे जो भी सप्लाई होती हैं वो कौन कलेक्ट करेगा और लेवाई करेगा टैक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात हमें ऊपर पता चल गई थी। एंड such tax shall be apportioned between the union and the state in the manner as may be provided by the parliament on the recommendation of GST council। मतलब कि ये जीएसटी जितना भी कलेक्ट हुआ है ना इंटर स्टेट से,
जितना भी कलेक्ट हुआ है, भले ही इस पर लॉज बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, स्टिल ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मान लो 100 रुपये रिसीव हुए हैं टैक्स के, तो ऐसा नहीं होता कि 100 रुपये पूरे पूरे सेंटर के पास चले जाते हैं। इसमें कुछ हिस्सा सेंटर के पास जाता है, कुछ हिस्सा स्टेट के पास जाता है। तो अब सेंटर के पास कितना जाएगा और स्टेट के पास कितना जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या होता है, इस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो आई विल मेक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जीएसटी काउंसिल पे ही बनाऊंगी। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि काउंसिल मतलब कुछ लोगों को बैठा दिया गया है एक ग्रुप में, एक काउंसिल के फॉर्म में, जो कि जीएसटी से रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, बाकी इस पे चर्चा ज़रा करेंगे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 279 विच डील्स विद द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की सारी बातें आर्टिकल 279A में की गई हैं और जीएसटी काउंसिल पे हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी बात करेंगे। आगे आते हैं ज़रा टैक्सेस विद इन जीएसटी और आउटसाइड जीएसटी। अब देखो कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी के अंदर हैं, कौन से बाहर हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहले एक लगता था सर्विस टैक्स, एक लगता था ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स। अब ये सारे टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो चुके हैं, मतलब कि सब कुछ जीएसटी में मिल चुके हैं, अब ये टैक्सेस नहीं लगते। अच्छा, ये सेकंड वीडियो है जीएसटी का। इसके पहले एक जीएसटी का वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप वो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसमें मैंने बताया हुआ है कि जीएसटी के पहले कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस चलते थे, कौन कौन से टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया है, कितने टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, ये सब आप देख लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हमें पता चला, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स, सब कुछ सब्स्यूम कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहल होती है ना, पीने वाली जो शराब होती है, देखो अल्कोहल और भी पर्पस के लिए यूज़ होती है, ड्रग्स में यूज़ हो रही है, अगर कॉस्मेटिक्स में यूज़ हो रही है और कहीं यूज़ हो रही है, तो वैसे अल्कोहल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सैनिटाइज़र वगैरह में यूज़ हो रहा है, वैसे अल्कोहल की बात नहीं कर रहे हैं। कौन से अल्कोहल की बात कर रहे हैं? विच इज़ मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पीने योग्य, जिसको पिया जाता है। ठीक है, जो शराब पीते हैं लोग, उसकी बात कर रहे हैं सिर्फ। वो क्या है, जीएसटी के स्कोप से बाहर है, मतलब कि अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगती है। ठीक है, अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगती है। और इस पे टैक्स कौन लगा सकता है? द पावर टू टैक्स रिमेन्स विद द स्टेट। स्टेट के पास ये पावर होती है कि वो अल्कोहल पे टैक्स लगा सके। और ये बात आप लोगों को पता ही होगी, इसीलिए आपको पता होगा कि जैसे स्पेसिफिक स्टेट्स ने खुद को ड्राई स्टेट डिक्लेयर कर दिया है ना, जैसे बिहार, गुजरात, जो भी हो। तो ये स्टेट के पास पावर होती है कि वो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जो भी टैक्स लगाएं। ठीक है, जीएसटी के स्कोप से एकदम ही बाहर है अभी अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। नेक्स्ट आते हैं ज़रा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ना, ये 5 प्रोडक्ट्स हैं, अभी इसकी बात करते हैं। वेट, हाँ, ये जो 5 प्रोडक्ट्स हैं ना, इनकी बात करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अभी तो जीएसटी नहीं लग रहा है, लेकिन ये जीएसटी के स्कोप से बाहर नहीं रखा गया है। जीएसटी काउंसिल जब भी चाहे तो वो इस पे रिकमेंडेशन दे सकती है कि इस पे भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड द डेट फ्रॉम विच जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। अच्छा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आता क्या क्या है? हाई स्पीड डीजल, मतलब हाई स्पीड डीजल मतलब कुछ नहीं, डीजल जो नॉर्मल डीजल आपको पता है। नेक्स्ट है मोटर स्पिरिट। मोटर स्पिरिट मतलब नथिंग बट पेट्रोल, जो पेट्रोल डलता है गाड़ी में उसको बोलते हैं मोटर स्पिरिट। नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ, जो कि एरोप्लेन्स में, फ्लाइट्स में लगता है। ठीक है, और क्रूड ऑयल। ये 5 चीज़ें पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे अभी जीएसटी नहीं लग रहा है, बट जीएसटी के स्कोप से बाहर नहीं है। देखो कंफ्यूज नहीं करना, जीएसटी के स्कोप से सिर्फ एक चीज़ बाहर है, दैट इज अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी। इवन इफ जीएसटी काउंसिल वांट्स, तब भी वो इस पर टैक्स नहीं लगा सकती, जीएसटी नहीं लगा सकती। ठीक है, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे तो रिकमेंड कर सकती है जीएसटी काउंसिल, अभी नहीं लगता, वो दूसरी बात है। आगे आते हैं टोबैको पे। टोबैको पे हर तरह के टैक्स लग जाते हैं, ये जीएसटी के स्कोप में तो है ही। ठीक है, और पावर टू लेवाई एक्साइज ड्यूटीज इज ऑल्सो रिटेन्ड। एक्साइज ड्यूटी भी लगती है इस पे इनफैक्ट एक और टैक्स लगता है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस नाम से, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस नाम पे। टोबैको पे बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। आप लोगों ने सुना होगा शायद, जीएसटी के पहले जब इनडायरेक्ट टैक्सेस रहते थे दूसरे वाले, तो उसमें एक टैक्स होता था सिन टैक्स करके।
सिन टैक्स करके एक टैक्स होता था। सिन टैक्स का क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट जिन प्रोडक्ट्स को चाहती है ना कि धीरे 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 ख़त्म हो जाए और वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अच्छे नहीं हैं, तो उस पर सिन टैक्स लगा देती है, ठीक है। लेकिन अब ऐसे आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसे तो अल्कोहल इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट रेवेन्यू जनरेट होता है तो उस पर कोई बात नहीं करेंगे हम, खैर आगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। सबसे पहले तो ये है, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। जीएसटी इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, ठीक। इसका मतलब क्या है, और ये सेकेंड पॉइंट से बहुत ज़्यादा रिलेट कर लोगे। अभी देखो, जैसे कि मान लीजिए आप लखनऊ से गुड्स भेज रहे हैं दिल्ली, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन जहाँ होगी ना, मतलब दिल्ली, आपके गुड्स की डेस्टिनेशन कहाँ है, दिल्ली है। कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। यहाँ पे सप्लायर बैठा है लखनऊ में, और दिल्ली में कौन है, बायर है। तो बायर जहाँ है वहीं डेस्टिनेशन है और वहीं पे कंजम्पशन हो रहा है। तो जीएसटी कहाँ पड़ेगा, दिल्ली में पड़ेगा। बात दिल्ली में पड़ेगा, बात समझ रहे हो। इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड इट इज़ अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, जीएसटी ऑन इम्पोर्ट्स। अच्छा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे कौन सा टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है। आप लोगों ने शायद सुना होगा नाम, कस्टम ड्यूटी लगती है। तो फिर ये जीएसटी की बात क्यों कर रहे हैं, देखते हैं। अच्छा, अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है, जब हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई सामान ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने इंडिया से अर्जेंटीना कोई सामान ट्रांसफ़र किया, ठीक है। अब देखो, डेस्टिनेशन, जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन क्या है, अर्जेंटीना। अब क्या हम इंडिया का जो लॉ है जीएसटी, वो अर्जेंटीना में जाके लगा देंगे, बिल्कुल भी नहीं। अब अर्जेंटीना में कौन सा टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रही है या नहीं लग रही, उन्हें कौन सा टैक्स लगाना है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्सपोर्ट पे तो हमें जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। कस्टम लगेगा, कस्टम पहले भी लगता था, अभी भी लगेगा, ठीक है। इम्पोर्ट की बात करें, अब मान लो अर्जेंटीना से कोई गुड्स वापस आ रहे हैं इंडिया, ठीक। अब कंजम्पशन कहाँ हो रहा है और डेस्टिनेशन कहाँ है, अब तो डेस्टिनेशन इंडिया है, तो कस्टम तो लग ही रहा है, मतलब कस्टम तो वैसे भी लगता है नॉर्मली। अब क्या है, क्योंकि इंडिया में कंजम्पशन है, डेस्टिनेशन है, और इंडिया में तो जीएसटी का लॉ चलता ही है, तो इम्पोर्ट पे जीएसटी लग जाएगी। बात समझे, इम्पोर्ट पे जीएसटी लगने का लॉजिक क्या है, बिकॉज इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसीलिए इम्पोर्ट जब हो रहा है ना, हम अपनी कंट्री में सामान ले आ रहे हैं, तो डेस्टिनेशन या कंजम्पशन हमारी कंट्री में हो रहा है, इसलिए उस पर जीएसटी लगती है। एक्सपोर्ट्स पे जीएसटी नहीं लगती है, ठीक। नेक्स्ट वी हैव डुअल जीएसटी। देखो, कई जगह कई कंट्रीज़ में सिंगल जीएसटी सिस्टम चलता है, हमारी कंट्री में क्या है, डुअल जीएसटी सिस्टम है। अभी मैं आगे बताऊंगी भी। नॉर्मली आपने अगर कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं आप, डोमिनोज, मैकडी, वहाँ पे बिल अगर आप देखिए तो आपके बिल में 2 चीज़ें लिखी होती हैं, एक होता है CGST और एक होता है SGST। क्यों, अभी मैंने ऊपर फेडरल गवर्नमेंट की बात की थी, हमारे यहाँ एक सेंट्रल जीएसटी होता है, एक स्टेट जीएसटी होता है। देखो, वैसे तो जीएसटी हम बोलते ही हैं, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, एक ही टैक्स लग रहा है, आप एक ही दे रहे हो, रजिस्ट्रेशन भी एक ही होता है, ठीक है। बट एक सेंटर का अलग जाता है, स्टेट का अलग जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल टैक्स रेट्स। मल्टीपल टैक्स रेट्स क्या, जीएसटी में बहुत सारे टैक्स रेट्स हैं, जैसे कि 5 टैक्स रेट्स हैं, नॉर्मली 5 टैक्स रेट्स हैं। एक आपका 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये 5 रेट्स हैं जीएसटी के। अच्छा, अगर 5% का टैक्स है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, 2.5% CGST, 2.5% SGST। 12% है तो हम बोलेंगे 6% CGST, 6% SGST। 18% है तो 9% CGST, 9% SGST। और 28% है तो 14% CGST, 14% SGST। अच्छा, इसको छोड़ के ना 2 स्पेशल रेट्स भी होते हैं हमारे पास, एक है 0.25% और एक 3%। ये प्रेशियस स्टोन्स, डायमंड्स वगैरह के लिए ये 2 स्पेशल रेट्स हैं, नॉर्मली तो हमारे यही रेट्स हैं जीएसटी के, ठीक। ये बात हो गई फीचर्स की। नेक्स्ट आते हैं जीएसटी स्ट्रक्चर, जो कि बहुत मेन है। इससे पता चलता है कि हमें टैक्स एक्चुअल में लगता कैसे है, कौन सा टैक्स लगता है, ठीक है। अब ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा। 2 तरह के ट्रांसफ़र्स होते हैं आपके, एक इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट।
आपने इसका मतलब समझ लिया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी लिख देती हूँ। इंट्रा स्टेट मतलब कि विद इन अ स्टेट, एक राज्य से उसी राज्य में, और इंटर स्टेट का मतलब बिटवीन स्टेट्स, मतलब कि दो राज्य जहाँ इन्वॉल्व हों, बिटवीन टू स्टेट्स। ठीक है, जब भी विद इन अ स्टेट कोई ट्रांसफ़र होता है तो टैक्स कैसे लगता है, CGST प्लस SGST। जैसे कि मान लो 18% लगना था टैक्स, तो 9% CGST लगेगा, 9% SGST लगेगा। और अगर इंटर स्टेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर इंटर स्टेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर 18% लगना है ना, यहाँ IGST लगता है, सीधे सीधे 18% IGST लगेगा। IGST स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड GST, दोनों मिला होता है इसमें, C और S दोनों मिला होता है, दिस इज इंटीग्रेटेड GST। ठीक, बस इतना याद रखना, इंट्रा स्टेट में C प्लस S और इंटर स्टेट में IGST। ठीक, अब ज़रा कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देके मैं आपको समझाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए, हम गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं लखनऊ से कानपुर। ठीक है, लखनऊ कहाँ है, यूपी में है, और कानपुर कहाँ है, कानपुर भी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, मतलब कि दोनों ही एक स्टेट में है। जब भी कोई चीज़ एक स्टेट में होगी क्या टैक्स लगेगा इस पर, इंट्रा स्टेट हो गया पहली चीज़, तो इंट्रा स्टेट हो गया, इंट्रा स्टेट पे क्या टैक्स लगता है, CGST प्लस SGST। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं मुंबई टू भोपाल। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये अलग स्टेट हो गया, ये अलग स्टेट हो गया, अलग अलग स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो क्या लगता है इसको, पहली बात तो हम क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट बोलेंगे। ठीक है, ये इंटर स्टेट हो गया, और इंटर स्टेट आते ही क्या लगेगा, IGST। ठीक है, IGST। अच्छा, इतनी बात तो नॉर्मल थी, क्लियर हो गई। अब ज़रा तीसरी चीज़ पे आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं लद्दाख टू चंडीगढ़। ठीक है, अब क्या चेंज हुआ, लद्दाख इज़ अ यूनियन टेरिटरी एंड सो इज़ चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज़ ऑल्सो यूनियन टेरिटरी। आप एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो भी ये क्या हुआ, इंटर स्टेट ही हुआ, या इंटर यूनियन टेरिटरी बोल लो, इंटर ही हुआ। क्यों, मतलब स्टेट से स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी से यूनियन टेरिटरी हो, आपने वो यूनियन टेरिटरी क्रॉस करके दूसरी यूनियन टेरिटरी में पहुंच गए ना, तो भी ये इंटर स्टेट ही होगा, और इस पर लगेगा क्या, IGST। नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए, आपने लद्दाख से मुंबई ट्रांसफ़र किया, अब क्या हो गया, लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी है, और मुंबई तो स्टेट है, लेकिन तब भी आपने एक यूनियन टेरिटरी पूरी पूरी क्रॉस कर ली है, या स्टेट क्रॉस कर लिया है, तो अगेन इट विल बी रिफर्ड एज इंटर स्टेट, और इस पर अभी भी क्या लगेगा, IGST। ठीक, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आपने गुड्स ट्रांसफ़र किए हैं लद्दाख से लद्दाख। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये यूटी है और ये भी यूटी है, और सेम यूनियन टेरिटरीज़ हैं दोनों, आपने सेम यूनियन टेरिटरी में ही ट्रांसफ़र किया है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट या फिर इंट्रा यूनियन टेरिटरी। और इंट्रा स्टेट पे कौन सा टैक्स लगता है, CGST प्लस SGST, मतलब सेंटर GST, सेंट्रल GST और स्टेट GST। लेकिन ये स्टेट तो है नहीं, ये यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे क्या टैक्स लगेगा, CGST प्लस SGST की जगह UTGST। सिंपल सी बात है। ठीक है, CGST प्लस UTGST मतलब यूनियन टेरिटरी GST, सिंपल। ठीक है, जब एक स्टेट से उसी स्टेट में हम ट्रांसफ़र करते हैं, या एक यूनियन टेरिटरी से उसी यूनियन टेरिटरी में ट्रांसफ़र करते हैं, दोनों को ही हम इंट्रा स्टेट मानेंगे, और स्टेट है तो C प्लस S, यूनियन टेरिटरी है तो C प्लस UTGST। इज़ दैट क्लियर। और अगर इंटर स्टेट है या इंटर यूनियन टेरिटरी है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी, या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी, तो भी हम क्या मानेंगे, उसको इंटर स्टेट मानेंगे, इंटर आते से ही IGST लगता है। एक और चीज़ देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, GST में क्या होता है ना, जो भी ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं
जिसका खुद का सीएम होता है, अपना सीएम है वहाँ पे और अपना लेजिस्लेचर है, हम ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ को क्या मानते हैं? तो हर वो यूनियन टेरिटरी जिसका अपना सीएम है, अपना लेजिस्लेचर है, हम जीएसटी के अकॉर्डिंग उससे स्टेट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ का भी अपना खुद का सीएम है, अपना खुद का लेजिस्लेचर है, उसे हम स्टेट कंसिडर कर लेते हैं। जैसे अभी इंडिया में प्रेजेंटली 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं हमारे पास, जिसमें कि 2 यूनियन टेरिटरीज़, एक दिल्ली और एक पौंडीचेरी या फिर पुडुचेरी, नाम चेंज हो गया अब तो। ये 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिसे हम क्या मानेंगे? जीएसटी के अकॉर्डिंग हम इसे स्टेट मानेंगे। अच्छा, जीएसटी के अकॉर्डिंग स्टेट मानने का क्या मतलब हुआ? दिल्ली से, अगर दिल्ली में आप ट्रांसफ़र कर रहे हो कोई गुड्स, ठीक है, जैसे लद्दाख से लद्दाख ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी थी तो क्या टैक्स लग रहा था? CGST प्लस UTGST। तो टेक्निकली तो दिल्ली भी आपकी यूनियन टेरिटरी है, बट यहाँ पे आपका UTGST नहीं लगेगा। इसको हम क्या करेंगे? स्टेट कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पे CGST प्लस SGST ही लगाएंगे। बात समझे? सेम केस विथ पुडुचेरी। पुडुचेरी में भी अगर आप पुडुचेरी टू पुडुचेरी कोई ट्रांसफ़र कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, इन दैट केस हम CGST प्लस SGST ही लगाएंगे, क्योंकि हम उससे यूनियन टेरिटरी नहीं कंसिडर करते जीएसटी में। नॉर्मली तो है यूनियन टेरिटरी, तो वही कंसिडर करेंगे, बट जीएसटी के अंदर हम उससे यूनियन टेरिटरी नहीं कंसिडर करते, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ GST। हमने 2 लेक्चर्स कर लिए हैं इंट्रोडक्शन के, दैट इज़ क्वाइट इनफ फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे GST काउंसिल का। अगर इतने पर्टिकुलर पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। लेक्चर को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।